हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज होने वाला है 3.1। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम लोग ग्राफीय विधि से किस प्रकार कर सकते हैं। थोड़ा सा जो बेसिक की बातें हैं और थोड़ा रिविजन की जरूरत होगा जो पीछे हमने पढ़ा है 9th क्लास में, उसके बारे में यहाँ पर हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका ग्राफीय विधि से हम लोग किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा हमको समझना होगा कि ग्राफ पर जो पॉइंट है वो हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो 9th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कार्तीय तल के बारे में। और वो कार्तीय तल क्या होता है जरा एक बार यहां से हम समझ लेते हैं। देखो यहां से कार्तीय तल क्या होता है बात करेंगे। यहां पर मान लो हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है। अगर ये लाइन का अगर कलर चेंज हो जाए, चलो ये बहुत बढ़िया कलर चेंज हो गया। ये एक लाइन है एंड दूसरा लाइन जो हमारे पास एक और है। इस प्रकार से ये हमारे पास दूसरा लाइन है। तो यहां से हमारे पास दो लाइंस नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो परा लाइन है ना, जो एकदम सोया हुआ लाइन है, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते थे। जो खड़ा लाइन है उसको हम लोग वाई अक्ष बोलते थे, जैसा कि हम लोग को पता है। और जहां पर ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ये बात ध्यान रखो, बूंदी नहीं होगा, बिंदु होगा। इसको हम लोग मूल बिंदु बोलेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। खड़े लाइन को हम लोग वाई अक्ष और परे लाइन को हम लोग वाई एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, फिर हम यहाँ पर नंबरिंग करते थे 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 6। देन ऊपर भी नंबरिंग करते हैं 2 3 4 5 6 इक्वल डिस्टेंस पे। अब यहाँ पर देखो ग्राफ का पेपर जब लेंगे ना तो वहां पर सारा कुछ क्या आएगा, इक्वल डिस्टेंस पे ही आएगा। अब चूंकि ये ग्राफ पेपर यहाँ पर नहीं है तो ये इक्वल डिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मान के चलना है ये जो दूरियां हम ले रहे हैं ये सारा क्या है, इक्वल है। यानी कि सारी के सारी दूरियों के बीच की दूरी है, यानी कि 1 और 2 के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। 2 और 3 के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो सब कुछ यहाँ पर बराबर चाहिए। समझो बात, ये सारी बातें समझ में आ गई। तो एक बार फिर से बता दें, जो एक्स वाला लाइन है वो हम खड़ा लाइन बोलते हैं, उसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। वाई वाले लाइन को, जो एक्स वाला लाइन है, जो परा लाइन है, सोया लाइन है, उसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं या भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और जो खड़ा लाइन है उसको हम लोग या तो वाई अक्ष बोलते हैं या कोटि भी बोलते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई। अब देखो ये दो लाइन जो यहाँ से खिंचा रहा है एक दूसरे को, एक ओ बिंदु पर क्रॉस कर रहा है। यहां से ये दो लाइन जो है ना, इस पूरे समतल को 4 बराबर भाग में बांट रहा है। बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? देखो यहां से देखो, एक समतल हमारा ये हो गया, दूसरा भाग हमारा ये हो गया, तीसरा भाग हमारा ये हो गया, चौथा भाग है हमारा ये हो। समझ में आ गया? अब समझो बात, हम जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल खोजते हैं ना, तो वहां पर जैसे कि x प्लस वाई बराबर मान लो मेरे पास रखा हुआ है 5। तो यहाँ मान लो x का मान 3 होगा, y का मान 2 होगा, तब जाकर के यहाँ पर देखेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पर दो वैल्यूज निकल के आ रहे हैं x और y के, 3 और 2। तो इसको अगर हम इस प्रकार से लिख दे 3 और 2, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली ग्राफ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है जो हमको समझना है ताकि समस्या ना हो। पहली बात, यहाँ पर देखो x और y दोनों का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। x का मान 3 है, ये भी प्लस में है, और y का मान 2 है, ये भी प्लस में है। अगर दोनों मान प्लस में है तो ये पहले निर्देशांक में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। अगर दोनों मान प्लस है, मतलब x और y दोनों प्लस है, तो हमारा ये जो पहला कोऑर्डिनेट है इसमें आएगा। अगर x का मान माइनस है, y का मान प्लस है, तो ये इस वाले में आएगा। फिर यदि x और y दोनों माइनस है तो थर्ड में आएगा, और x माइनस x प्लस है और y माइनस है तो हमारा यहाँ देखो x प्लस है और y माइनस है तो चौथे कोऑर्डिनेट में आएगा। नहीं समझ में आया? चलो
जैसे कि हम देख रहे हैं कि -3 और 2 ये बता दो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा। तो -3 यहाँ पर देखो, ये पहले वाला मान जो होगा वो x का होगा और दूसरा वाला जो मान होगा वो y का होगा। इसका मतलब ये है कि -3 और 2 -x और y वाला में जाएगा, यानी कि दूसरे नंबर -x और y वाले में जाएगा, मतलब दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा। जैसे कि मान लो अगर हम बोले -2 और -3 किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो क्या बताओगे? -2 और -3 इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा। किस वाले में आएगा? तीसरे वाले में आएगा, क्योंकि -x -y दोनों मान नेगेटिव तीसरे वाले में आ रहा है। इसी तरह से दोनों प्लस हो तो पहले वाले में आ जाएगा। जैसे अगर हम बोल दे कि 3 2 किस में आएगा? पहले वाले में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बोले यहाँ पर कि 3 और -2 किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो देखो एक x प्लस में होना चाहिए और y माइनस में होना चाहिए। किस में है? चौथे नंबर कोऑर्डिनेट में। तो ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया। अब हमको समझना ये है, ये जो पॉइंट हमने अभी लिखा है, इस पॉइंट को यदि प्लॉट करना है, इस ग्राफ पे दिखाना है, तो कैसे दिखा सकते हैं? ये तो समझना पड़ेगा ना। अगर हमको पॉइंट को प्लॉट करना है तो कैसे दिखा सकते हैं, अदरवाइज समस्या तो होगी। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। आ जाओ, सबसे पहला हम लेते हैं, दोनों प्लस वाला लेते हैं। 3 और 2 को हमको ग्राफ पर दिखाना है, तो कैसे दिखा सकते हैं? अब 3 2 का मतलब है कि x का मान जो पहला वैल्यू है वो x का होता है, दूसरा वाला वैल्यू y का होता है। अब यहाँ पर x का वैल्यू 3 है और प्लस में है, y का वैल्यू 2 है प्लस में है। ये बात तो पता चल गया कि ये जो पहले वाले कोऑर्डिनेट में होगा। तो हमको x अक्ष पर जाना है और 3 पकड़ना है। तो यहाँ से आए x अक्ष ये है हमारा, और यहाँ पर पहले वाले कोऑर्डिनेट की तरफ चलेंगे। कितने पे जाएंगे? 3 पे जाएंगे। यहाँ पर आगे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर y का मान कितना है? 2 है और 2 प्लस में। बताओ y का मान अगर ऐसे भी जाएंगे, नीचे जाएंगे 2 माइनस में होगा, और y का मान यदि 2 प्लस में है तो ऊपर की ओर जाएंगे, तो 2 यहाँ से हमारे पास प्लस में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब समझो, चूंकि हमने क्या कहा, ये इसका मान ही है ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। किस में आ रहा है? पहले निर्देशांक में आ रहा है, मतलब इसी के अंदर रहना है। तो जाहिर सी बात है हम इसको इधर नहीं ले जा सकते, यानी इसको हम लोग इधर नहीं ले जा सकते, ना ही इसको इधर ले जा सकते, क्योंकि इधर आएंगे तो चौथे में चले जाएंगे, इधर आएंगे तो दूसरे में चले जाएंगे। तो हमको पहले में ही इसको लेके चलना है। पहले में लेके चलो इसको इस तरह से, और इसको ले चलो भी पहले में इस तरह से। तो यहाँ पर देखो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है ये किसको दर्शाएगा? 3 और 2 को दर्शा देगा। बातें समझ में आ गई? चलो, जैसे मान लो -3 और 2 को दिखाना है। ठीक है, तो ये देखो -3 और 2 किस में होगा? सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। ये बात तो क्लियर है। अब देखना ये है कि हमको x बराबर चाहिए -3, तो x बराबर इधर देखो, ऐसे भी इस तरफ आएंगे तो प्लस में जाएंगे x, तो बचता क्या हमारे पास? बाएं साइड में ही जाएंगे। तो यहाँ पर x बराबर -3 चाहिए, तो 1 2 3 ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा, x बराबर -3, और देन y बराबर आ रहा है 2, यानी प्लस में 2 चाहिए, तो 2 तो हमारा यहाँ है। अब देखो इसको किस ओर बढ़ाएंगे कि दूसरे कोऑर्डिनेट में नहीं जाएंगे, हमको पहले में ही रहना है। नीचे जाएंगे तो तीसरे में चले जाएंगे, और रहना तो हमको दूसरे में, क्योंकि बोल रहा है जो -x माइनस में है, y प्लस में है, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में रहना है। तो अपने को दूसरे कोऑर्डिनेट में ही चलना है, तो इसको इस तरह से हम लोग बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फिर 2 से इधर तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट में चले जाएंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट में जाना है हमको, तो इस तरह से हमको इसको बढ़ा लेना है। देखो कट कर रहा है यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट जो है ये हो जाएगा हमारा -3 और 2। बातें समझ में आ गई? चलो जी, जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा -2 3। अब -2 3 कहने का मतलब माइनस का 2 होना चाहिए, यानी x बराबर हमारा -2 और y बराबर -3। अब ये वाला मान जो है दोनों माइनस में रहेगा, तो तीसरे कोऑर्डिनेट में आएगा, तो x का मान बोल रहा है -2 होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाओ, x बराबर -2 आ जाएगा। फिर y बराबर -3 होना चाहिए, तो y बराबर 1 2 3 यहाँ पर आ जाएंगे। रहना है हमको तीसरे कोऑर्डिनेट में, तो हमको इसको क्या करना है? तीसरे कोऑर्डिनेट में बढ़ा लेना है। फिर इस वाले वैल्यू को अभी अपने को इस तरह से खींचना है कि तीसरे कोऑर्डिनेट में ही जाए, चौथे या दूसरे कोऑर्डिनेट में नहीं जाए। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? -2 -3। ठीक है,
थर्ड और लास्ट वैल्यू जो है हमारा 3 और -2, यानी x बराबर 3 और y बराबर -2। जैसा कि हमको पता है यदि x प्लस में है y माइनस में है तो चौथे कोऑर्डिनेट में आएगा, इसमें आएगा। तो x का वैल्यू प्लस में 3 है तो x का वैल्यू यहाँ जाएंगे प्लस में 3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। देन y का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू -2 यहाँ पर आ रहा है। अब हमको इसको इस प्रकार से बढ़ाना है कि चौथे कोऑर्डिनेट में एक दूसरे से मिल जाए। तो इस प्रकार से बढ़ाएंगे तो चौथे कोऑर्डिनेट में एक दूसरे से यहाँ पर आकर के मिल रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये दिखा देगा हमको 3 और -2, ठीक है। हो सकता है ये इतना बात जो है, इतना ही बात बहुत सारे लोगों के लिए इनफ नहीं हो, तो करना क्या है ना, इसका प्रैक्टिस करना है। 9th क्लास का अगर बुक है तो उसको उठाओ, पहले तो 2-3 बार इसको हो सकता है ना तो क्वेश्चन को साथ साथ करो, दिमाग लगाओ, वीडियो रोको और करने की खुद से कोशिश करो। नहीं होता है तो फिर समझो, फिर कोशिश करने की करो, ठीक है। तो बातें समझ में आएगी। उसके बाद थोड़ा सा हम जाएंगे 9th वाला क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जो हमको करके देख लेने हैं ताकि इन बातों का हमारा रिवीजन हो जाए। तो ये तो ग्राफ वाला बात यहाँ से समझ में आ जाता है। चलो बहुत बढ़िया। अब हमको देखना क्या है कि ग्राफीय विधि से हल करते कैसे हैं। आ जाओ, चलो जी। तो हमारा पहला समीकरण लेंगे या पहला क्वेश्चन भी बोल सकते हो। ग्राफीय विधि से हम लोग हल निकालते कैसे हैं, कौन से स्टेप में हल निकलेंगे, आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हमारे पास दो समीकरण है, x - 2y बराबर 0 है, समीकरण 1 है। चूंकि दो समीकरण तो होगा हमारे पास, 3x + 4y बराबर 20 है, ये समीकरण 2 है हमारे पास। देखो हर एक स्टेप जो हम करते जाएंगे वही सॉल्यूशन का तरीका होगा। सारे समीकरण के लिए लगभग इसी तरह से हम हल करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो करना क्या, सबसे पहले देखो समीकरण 1 को पकड़ना है अपने को। क्या करना है, समीकरण 1 को पकड़ना है। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 है क्या हमारे पास, x - 2y बराबर में 0, ठीक है। अब यहां से देखो अपने को करना क्या है कि x या y का खुद से एक ऐसा वैल्यू रखना है कि y का वैल्यू हमको कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक संख्या में आए या पूर्ण संख्या में आए। पूर्ण संख्या में आए तो ज्यादा बेहतर, मतलब 0 1 2 3 4 आना चाहिए, बट्टे में नहीं या भिन्न में या पूर्णांक में नहीं है। आएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ खींचने में समस्या होगा। तो सबसे पहला वैल्यू जो अधिकतर समीकरण में हम ले सकते हैं ना, वो 0 ले सकते हैं यदि संभव है और बट्टे में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख दे जब x बराबर 0। देखो जब x बराबर 0 पकड़ोगे तो यहाँ से क्या होगा, ये 0 - 2y बराबर 0। तो कहने का मतलब ये क्या होगा, 0 तो खत्म हो गया, -2y बराबर 0 हो जाएगा और y का मान हो जाएगा 0/-2 बराबर में हो जाएगा हमारा 0। तो y बराबर ये कितना हो गया हमारा 0, x बराबर रखा था हमने 0। अब ये x का मान कहाँ से आया, तो ये मान हमने खुद से मानना होता है हमें, ऐसा मान जो पूरा हल करके हमको एक पूर्ण संख्या में मान आ जाए। तो x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर जो वैल्यू निकला हमारा 0 निकला, ठीक है। पहला मान आ गया। दूसरा मान देखते हैं। दूसरे मान के लिए हम देखते हैं जब x बराबर हम रख लेते हैं यहाँ से 4, कितना रख लेते हैं 4। तो देखो क्या आता है। तो समीकरण क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है x - 2y बराबर का 0। यहाँ से देखेंगे x का मान है 4 तो 4 यहाँ पर रख लेते हैं, 2y बराबर में 0। समझ में आ गया। इस 4 को उठा के इधर लाएंगे तो ये होगा -2y बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यहाँ से। अब यहाँ तो लिखाएगा नहीं, ठीक है, तो इधर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो हमारा y का वैल्यू निकल के आ रहा है, y का वैल्यू निकल के आ रहा है 2, ठीक है। यानी कि x बराबर 4 रखा तो y का वैल्यू निकल के आया 2। अब समझो अब क्या करना है, अब मान सारणी बनाना है अपने को। और ये किस तरह से बनाते हैं बात करो, समझो। ये एक तालिका बनाते हैं हम लोग इस तरह से, ये जो इस प्रकार से कॉलम बनाते हैं। अभी हमने 2 मान रखा है और किसी भी समीकरण को ग्राफ पर दिखाने के लिए कम से कम 2 मान हमको चाहिए होता है, ठीक है।
तो मान लो जो x का मान हमने लिया था यहाँ रख रहे हैं, जो y का मान आया वहां यहाँ रख रहे हैं, और दोनों को साथ मिलाकर हम यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने x का वैल्यू कितना रखा था, x का वैल्यू 0 रखा था, तो रख देते हैं। y का वैल्यू कितना आया था, y का वैल्यू 0 आया था। ये कितना हो जाएगा, 0 और 0। ठीक है, दूसरा वैल्यू जो हमने लिया है, x का वैल्यू हमने कितना लिया था, 4, और y का वैल्यू कितना आया था, 2। ये हो जाएगा 4 और 2। ठीक है, तो ये पहले समीकरण का हमने मान सारणी बना लिया। ठीक है, अब देखो दूसरे समीकरण से, तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 से। गौर से देखना, समीकरण 2 है क्या हमारे पास, 3x प्लस 4y बराबर 20। ये है हमारे पास। फिर से वही काम करना है, हम रख देते हैं इजीली जब x बराबर 0, क्योंकि हमारा काम आसान होता है इससे। यहां से हो जाएगा 3x के जगह पर 0 रख देंगे, प्लस 4y बराबर 20। ठीक है, 3 को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4y बराबर 20, और y का वैल्यू जो निकलेगा यहाँ पर 20/4, यानी 4 पंचे 20, 5। ये निकल गया। अब लिखते हैं जब, फिर से वही ले लेते हैं, x बराबर 4। ठीक है, क्या लेते हैं, x बराबर 4। तो यहां से देखो हो जाएगा 3, हमारे पास समीकरण क्या है, समीकरण है यहाँ से x प्लस 4y बराबर 0, ये समीकरण है। ठीक है, तो 3x है ना, 3x प्लस 4y। तो यहाँ देखो 3 और x बराबर हमने माना है 4, तो x बराबर 4 हो जाएगा, 4 प्लस y बराबर 20। अब देखो ये 4 किया 12 हो जाएगा, 12 प्लस 4y बराबर का हो जाएगा 20। अब यहाँ से देखो तो ये हमारा हो जाएगा 4y बराबर, यहाँ देखो 20 में से हमको 12 घटाना पड़ेगा, ये कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4y बराबर 20 में से 12 घटा देंगे, तो ये हो गया हमारा 8। और इस तरह से y बराबर देखेंगे तो 8/4 निकलेगा, 4 दूनी 8। ये कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब इस समीकरण का भी हमको क्या करना है, मान सारणी बनाना है। मान सारणी कैसे बनाते हैं, देखो देखो और गौर से सीखो। 3 टेबल खींचना है हमको, इस तरह से 3 टेबल बनाना है। 2 टेबल में भी काम चल जाता है, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। देखो यहाँ पर x रखना है, यहाँ पर y रखना है, जो भी चर है हमारा यहाँ पर x और y रखना है। तो पहले दूसरे समीकरण में जो पहला वैल्यू हमने x का रखा है 0, तो 0 यहाँ रख रहे हैं, और 0 रखने पर जो हमारा y का वैल्यू आया है 5, ये वाला हम यहाँ रख रहे हैं। और इसी तरह से हम 0 और 5 यहाँ भी रखेंगे। जो दूसरा वैल्यू रखा है x का, हमने रखा है 4, कहाँ पर, यहाँ पर रखा है ना 4, और यहाँ पर जो वैल्यू आया है वो आया है 2, मतलब 4 2 हमको इस तरह से रख देना है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब अगले पेज पे चलते हैं, आ जाओ, या इसी पेज पे हो जाएगा, देख ले। तो अब इस समीकरण की जरूरत नहीं है हमको, अब सिर्फ हमको मान सारणी की जरूरत है। तो इस पेज पर अगर हम मान सारणी को रख ले तो अपना काम बन जाएगा। देखो दोनों मान सारणी हमारे पास है। देखो अब गौर से, ये वाला पहले समीकरण का मान सारणी है जो हमने यहाँ पर रखा है, और ये वाला दूसरे समीकरण का मान सारणी है। बोले तो अगर समीकरण लिखना चाहे तो ये समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 का मान सारणी है, और ये है 3x प्लस 4y बराबर 20 का मान सारणी। ठीक है, ग्राफ इसका कैसे खींचते हैं, अब उसी को तो बात करना है। देखो यहाँ से अब आ जाओ, जो नंबर्स है हमारे पास मान सारणी में, उसको हम जरा ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा 0 0 है, तो पहला मान क्या है हमारा, x और y दोनों का मान 0 है। तो ये पहला का जो वैल्यू होगा ये हमारे पास हम कहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा इस वाले मेन बिंदु पर। ठीक है, 0 0, इसको हम लोग लिख देंगे। तो दूसरा वैल्यू है पहले समीकरण का, x बराबर 4 है, y बराबर 2 है। क्या है हमारे पास, x बराबर 4 और y बराबर 2, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है ना, तो प्लस, दोनों प्लस में है तो ये किस में आएगा, पहले कोऑर्डिनेट में आएगा। तो यहाँ देखो x बराबर 4 है और y बराबर कितना है, y बराबर 2। तो इस तरह से अगर हम पहले कोऑर्डिनेट में इसको ले जाते हैं
और 4 वाले को इधर ले जाओ, थोड़ा उठ रहा है लेकिन चलो कोई दिन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आएगा, हो गया हमारा। ये पहले समीकरण का ग्राफ बन करके तैयार हो गया। सिर्फ हमको काम क्या करना है, यहां से लेकर के यहां क्या करना है, मिला देना है। अब ये जो लाइन नजर आ रहा है, ये जो लाइन हमारा नजर आ रहा है, ये वाला, ये समीकरण x - 2y = 0 का लाइन है। इस बात को समझो, ठीक है। दूसरे समीकरण के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरे समीकरण में क्या है, अगर दूसरे समीकरण में देखेंगे हम, तो दूसरे समीकरण में हमारा x बराबर हमने 0 रखा है और y बराबर 5 आ रहा है। तो y बराबर प्लस में 5 आ रहा है, 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में 5, कुछ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो वैल्यू है x बराबर 4 और y बराबर 2, मतलब सेम वैल्यू है यहाँ पर 4 और 2, ये वाला, मतलब ये जो दोनों समीकरण के ये वाला पॉइंट है ना, वो एक ही है। तो अगर हम यहाँ से लाइन खींचे तो क्या आ जाएगा, ये वाला लाइन आ जाएगा हमारा लगभग, ये वाला लाइन आ गया। अब समझो बात को समझो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर आकर के काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अगर निकालते हैं तो उसका ग्राफ क्या हो सकता है, प्रतिच्छेदी हो सकता है, एक दूसरे को काट सकता है। इसको बोलेंगे हम लोग ग्राफ प्रतिच्छेदी हो सकता है। जैसा कि हमको यहाँ पर दिख रहा है, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि हल निकालने के लिए जाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी हो सकता है। एक हमने निकाल के दिखा दिया, यहाँ पर ग्राफ प्रतिच्छेदी निकल के आ गए, ठीक है। अब समझो और भी क्वेश्चन अगर हम करते हैं, जो कि हम एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, और भी क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो वहां पर ग्राफ अगर हम खींचेंगे ना, इसी तरह से अगर हम ग्राफ खींचेंगे, मान लो हमारा ये x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा, और दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो जरूरी नहीं है हर बार एक दूसरे को काट ही दे, तो थोड़ा ये ग्राफ टेढ़ा हो गया है। कई बार क्या होगा, जो एक लाइन है ना, बिल्कुल इस तरह से, मान लो ये पहले समीकरण का ग्राफ निकल के आएगा, कुछ भी निकल के आए, और दूसरा लाइन भी क्या होगा, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर, इसी के ऊपर आ जाएगा। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ से, दूसरा लाइन भी क्या होगा, इसी के ऊपर ही आ जाएगा, बिल्कुल इसके ऊपर आएगा। तो जब समीकरण का ग्राफ खींचेंगे और एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष। एक तीसरा भी केस हो सकता है हमारे पास, तीसरा भी केस हो सकता है। तीसरा केस क्या होगा, अगर मान लो हम समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, मान लो ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष, ठीक है। तीसरे केस में अगर हम समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए जाएंगे तो हमारे पास फिर से एक केस होगा। वो केस कौन सा होगा, वो केस हो सकता है हमारे पास कि जब हम ग्राफ खींचे तो एक समीकरण का ग्राफ दूसरे समीकरण के, एक समीकरण का जो सरल रेखा है दूसरे समीकरण के सरल रेखा के बिल्कुल समांतर हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर। तो अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हम ग्राफ खींचने के लिए जाएंगे तो 3 प्रकार की रेखाएं हमको प्राप्त होगा। पहले वाले जो होगा वो हमको प्रतिच्छेदी, इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेदी, जो हमने क्वेश्चन करके देखा है ना अभी। दूसरा वाला ग्राफ क्या होगा हमारा, कोइंसिडेंट, यानी कि क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, इसको बोलेंगे समपाती। और तीसरा वाला ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे के क्या आ जाएगा, समांतर आ जाएगा, इस तरह से, इसको क्या बोल देते हैं, समांतर। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई। जब एक्सरसाइज में जाएंगे ना तो वहां से इन बातों के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और समझ पाएंगे कि कैसे समपाती हो जाता है, कैसे समांतर हो जाता है। और बातें तो लगभग समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो।